जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 13 के बारे में और साथ ही डिस्कस करेंगे बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 13 के बारे में। और आज जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है बायो सावर्ट का नियम। ठीक है, बायो सावर्ट का नियम ये क्या होता है? बायो सावर्ट का नियम ये क्या बताता है जब किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक तार के चारों ओर क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो तथा सावर्ट ने एक नियम प्रतिपादित किया और उसी नियम को क्या बोलते हैं? बायो सावर्ट नियम बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक चालक तार लेते हैं। ये कोई क्या है? चालक तार मान लो। इस चालक तार के अंदर क्या है? धारा क्या हो जाती है? प्रवाहित की जाती है। इस चालक तार के अंदर क्या है? धारा प्रवाहित की जाती है। और चालक तार पे कोई क्या है? अल्पांश ले लेते हैं। चालक तार पे कोई क्या है? अल्पांश डेल एल ले लेते हैं धारा की दिशा के अंदर। ठीक है, अब क्या है? इस अल्पांश से पी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस अल्पांश से क्या है? पी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये अल्पांश क्या है? आपका काफी ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, तो इस अल्पांश और पी बिंदु की दूरी क्या होगी? आपकी आर मान लेते हैं। ये अल्पांश क्या है? काफी ज्यादा क्या है? स्मॉल है। तो इस अल्पांश और पी बिंदु की दूरी क्या मान ली? आर मान ली। और अल्पांश सदिश की या धारा की डायरेक्शन और आर सदिश की डायरेक्शन के बीच का एंगल मान लिया आपने क्या है? थीटा है। ये ही है कहने का मतलब, जब किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चालक तार के चारों ओर क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो तथा सावर्ट ने एक नियम प्रतिपादित किया। उस नियम को ही क्या बोलते हैं? बायो सावर्ट नियम बोलते हैं। तो यहां पे डेल एल अल्पांश के कारण बिंदु P पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। वो क्या होगा? आपका डेल V। यहां से क्या है? आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है? ज्ञात करना है। डेल एल अल्पांश के कारण P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो ज्ञात करना है आपको। और ये चुंबकीय क्षेत्र का मान किन किन के ऊपर डिपेंड करेगा? फर्स्ट डेल B, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा के मान के समानुपाती होता है। किसके मान के? धारा के मान के समानुपाती होता है। तो डेल B समानुपाती आई। सेकंड क्या होता है? यहां पे डेल B धारा अल्पांश के समानुपाती होता है। सॉरी, जो अल्पांश लिया गया अल्पांश डेल L के समानुपाती होता है। डेल B समानुपाती डेल L। ठीक है, दो हो गया। एक तो क्या है? चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है? धारा के मान के समानुपाती होता है। दूसरा क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है? अल्पांश के समानुपाती होता है। तीसरा क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र का मान यहां पे जो धारा अल्पांश की या इस डेल एल सदिश की जो दिशा है वो क्या है? धारा की दिशा है। और जो आर सदिश की दिशा है उन दोनों के जो बीच का एंगल है उसकी क्या है? थीटा की
ज्या के समानुपाती होता है, या अर्थात बोल सकते हैं साइन थीटा के समानुपाती। डेल बी क्या होता है भी आपका साइन थीटा के समानुपाती। चौथा क्या होता है भी डेल बी धारा अल्पांश तथा जो बिंदु P के बीच की मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है भी आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेल बी क्या होता है भी 1/r²। समीकरण 1, 2, 3 और 4 ये चीज क्या है भी आपके सामने निकल के आ गई। कहने का मतलब आपका क्या है भी डेल एल अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको फाइंड करना है वो इन 4 फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करता है। भी डेल बी एक तो क्या है भी धारा के मान के समानुपाती होगा। डेल बी क्या है भी जो अल्पांश लिया गया है, जिस अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान फाइंड करना है उसके समानुपाती होगा। और जो डेल बी क्या है आपका जो धारा अल्पांश की दिशा है और इस जो बिंदु P पर जो आपका स्थिति सदिश R सदिश की दिशा है उनके जो बीच का एंगल है उस एंगल की ज्या या साइन थीटा के क्या होता है भी समानुपाती होता है। और चौथा जो आपका डेल बी वो क्या है भी इस धारा अल्पांश और बिंदु P के जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है भी आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के क्या होता है भी आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका समीकरण 1, 2, 3 व 4 से समीकरण 1, 2, 3 व 4 से डेल बी क्या आ जाएगा आपका आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डेल बी समानुपाती आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो डेल बी क्या आ जाएगा भी आपका के आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो के है वो आपका क्या है भी समानुपाती नियतांक है। जो आपका के क्या है भी आपका समानुपाती नियतांक है। क्लियर है आपका यहां तक? ठीक है। अब कंडीशन की बात करता है। डेल बी की वैल्यू क्या है भी आपके सामने आ गई भी आई डेल के आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिएगा भी आपका निर्वात या अनुचुंबकीय माध्यम में निर्वात या अनुचुंबकीय माध्यम में वो क्या हो जाएगा भी आपका जहां पे के की वैल्यू क्या होगी निर्वात या अनुचुंबकीय माध्यम में μ0/4π आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डेल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी μ0/4π आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी। इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी या तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या बोलते हैं टेस्ला, या क्या बोल देंगे भी आपकी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोल देंगे या क्या बोल देंगे भी आपका टेस्ला बोल देंगे। ठीक है। और यहां पे जो μ0 की वैल्यू होती है वो क्या होती है भी आपकी 4π गुणा 10 की पावर -7। μ0 की वैल्यू क्या होती है भी आपके
4 पाई गुणा 10 की पावर -7, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहां से निकाल लो, इस म्यू जीरो की यूनिट निकालना है। डेल बी की यूनिट क्या होती है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर इधर की तरफ जाएगा, मीटर स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये एम्पियर, डेल एल मीटर, इसकी नहीं होती, हो गए आपके सारे फैक्टर आ गए, ये ही बच गया, इधर ले गए सारी टर्म को, यूनिट को मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो म्यू जीरो की क्या होगी, वेबर प्रति एम्पियर मीटर। और वेबर प्रति एम्पियर को क्या लिख सकते हैं भी अपने, वेबर प्रति एम्पियर को क्या लिख सकते हैं भी अपने, हेनरी। क्या लिख सकते हैं भी आपका, हेनरी प्रति मीटर। वेबर प्रति एम्पियर मीटर को क्या लिख सकते हैं, वेबर प्रति एम्पियर को क्या लिख सकते हैं भी अपने, हेनरी प्रति मीटर। ठीक है, ये तो हो गया भी आपका निर्वात तथा अनुचुंबकीय माध्यम के अंदर। अब यदि क्या है भी आपका मीडियम भी हो सकता है, आपका क्या है भी मीडियम भी हो सकता है, तो वहां पे म्यू जीरो के स्थान पर क्या रखेंगे, म्यू का प्रयोग करेंगे। यदि क्या भी आपका किसी भी प्रकार का माध्यम दिया गया है तो वहां पे म्यू जीरो के स्थान पे क्या है, म्यू का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे जो म्यू कहलाता है वो क्या कहलाता है भी, माध्यम की पारगम्यता या माध्यम की चुंबकशीलता। और आपका जो म्यू जीरो होता है वो क्या कहलाता है भी आपका, निर्वात की पारगम्यता या निर्वात की चुंबकशीलता कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका यहां तक। अब देखिएगा भी आप उससे आगे, एक माध्यम की अपेक्षिक पारगम्यता क्या होती है, माध्यम की अपेक्षिक पारगम्यता, जिसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं, माध्यम की अपेक्षिक पारगम्यता को, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं भी, म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। म्यू व म्यू जीरो के अनुपात को, म्यू व म्यू जीरो के अनुपात को माध्यम की अपेक्षिक पारगम्यता कहते हैं। और यहां पे म्यू क्या है भी आपका, माध्यम की पारगम्यता, म्यू जीरो क्या है भी आपका, निर्वात की पारगम्यता, और म्यू आर क्या कहलाता है भी, माध्यम की अपेक्षिक पारगम्यता। म्यू तथा म्यू जीरो के अनुपात को क्या बोलते हैं भी अपने, माध्यम की अपेक्षिक पारगम्यता बोलते हैं। अब इसको डायरेक्शन फैक्टर के अंदर भी क्या है भी डिनोट कर सकते हैं। डेल बी सदिश को क्या है भी डायरेक्शन फैक्टर के अंदर क्या है, सदिश रूप में जो बायो सावर्ट के नियम का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका, डेल बी सदिश रूप में जो बायो सावर्ट के नियम का फॉर्मूला हो जाएगा वो डेल बी क्या हो जाएगा आपका, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डेल एल सदिश क्रॉस आर कैप और आपका साइन, ये हो जाएगा भी आपका सदिश रूप में आपका फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपने क्यों डिनोट किया है, ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला क्या सेम है आपका, देख लीजिएगा। ये क्या होता है अभी, ए क्रॉस बी क्या होता है अभी आपका, ए बी साइन थीटा एन का। ए क्रॉस बी क्या होता है अभी आपका, ए बी
साइन थीटा एन कैप, सॉरी यहाँ पे आर कैप है, ठीक है, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, ठीक है। अब देखिएगा आर कैप क्या है अभी यहाँ पे, एकांक सदिश है, जिसका मान क्या है भी एकांक सदिश है। तो ये क्या हो जाएगा डेल एल, ये एकांक हो गया, दोनों के बीच का एंगल क्या है थीटा, डेल एल साइन थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भी एन कैप, ये क्या हो जाएगा भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, ए डॉट बी डेल एल, ये एकांक सदिश है तो छोड़ देंगे, और दोनों के बीच का एंगल क्या है बी डेल एल, और आर के बीच का एंगल क्या है भी अपने थीटा माना था तो डेल एल साइन थीटा और एन कैप। तो यहाँ पे डेल एल साइन थीटा रखेंगे तो आपका यही टर्म आएगी, तो ये मान सकते हैं भी दोनों टर्म क्या है भी आपकी बराबर है। सदिश रूप में क्या है भी इस प्रकार लिख सकते हैं। और यहाँ पे बोल सकते हैं भी डेल बी की दिशा डेल एल और आर सदिश के तल के क्या होती है भी लंबवत होती है। भी डेल बी की दिशा डेल एल और आर सदिश से बने या तल के क्या होती है भी आपकी लंबवत होती है। तो आप क्या है भी इस फैक्टर से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है। और एक आपका जो आर कैप होता है वो क्या होता है भी आपका आर सदिश अपॉन आर सदिश का मैग्नीट्यूड, या आर कैप इंटू आर सदिश का मैग्नीट्यूड क्या होता है भी आर होता है। आर कैप क्या होता है भी आपका आर सदिश अपॉन आर सदिश का मैग्नीट्यूड, आर सदिश का मैग्नीट्यूड क्या होता है भी आपका आर होता है। तो डेल बी को ये भी लिख सकते हैं भी अपने म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल एल क्रॉस आर सदिश अपॉन आर क्यूब, ठीक है। कहने का मतलब ये आर कैप की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 1/r, यहाँ से क्या है भी कॉमन ले सकते हैं, भी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या भी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो सेम रिजल्ट ही प्राप्त होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया इस प्रकार से कर दिया। तो ये जो तीनों फैक्टर हैं वो क्या है भी आपके सेम है, ये दोनों सदिश रूप के फैक्टर हैं, और ये क्या है भी इसके अंदर डायरेक्शन फैक्टर नहीं दर्शाया गया है, ठीक है। अब क्या है भी सदिश रूप के फैक्टर होने के बाद क्या है भी आपका, एक मिनट रुकिएगा, अब दो कंडीशन हो सकती है, दोनों कंडीशन क्या होगी भी आपकी विशेष स्थिति। दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी भी आपकी, जब थीटा की वैल्यू 0 हो, जब क्या होगी आपकी थीटा की वैल्यू 0 हो तो डेल बी की वैल्यू क्या होगी, थीटा 0 तो साइन 0 इक्वल टू 0, तो डेल बी की वैल्यू क्या होगी भी आपकी 0 प्राप्त होगी। डेल बी की वैल्यू क्या होगी भी 0 प्राप्त होगी। और जब डेल बी क्या भी 0 होगा, जब आपका जो धारा अल्पांश की जो धारा के ऊपर जो आपका अल्पांश लिया गया डेल एल, उसकी डायरेक्शन और स्थिति सदिश की डायरेक्शन दोनों क्या हो भी सेम हो, तब क्या होगा भी चुंबकीय क्षेत्र का मान हमारे सामने 0 प्राप्त होगा, जो क्या है भी आपकी मिनिमम वैल्यू है। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तब क्या है भी साइन 90 डिग्री आपके सामने क्या प्राप्त होगा अभी 1 प्राप्त होगा। और जब 1 प्राप्त होगा तो डेल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर, डेल बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है भी किस कंडीशन के अंदर है, जब क्या है भी जो आपका अल्पांश लिया गया है डेल एल, उसकी डायरेक्शन और जो आपका किसी बिंदु पर जो आपका P बिंदु का जो स्थिति सदिश है उनके जो बीच का एंगल हो थीटा की वैल्यू हो वो क्या हो भी 90 डिग्री हो, तब क्या है भी आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा भी अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक है, ये थे भी आपके ये दोनों कंडीशन। ठीक है, वेरी सिंपल नियम है। अभी अपने को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के ले लिया, +2 के अंदर था तो इसके लिए क्या अपने जल्दी जल्दी कर रहे हैं इस नियम को।
अब जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालने के लिए आपके पास क्या है बी, 3 नियम है। वो तीनों नियम क्या है बी? चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालने के जो आपके 3 नियम दिए गए हैं, वो तीनों नियम क्या है भी आपके? उधर से फर्स्ट नियम आपका मैक्सवेल का कारक पेच नियम। मैक्सवेल का कारक पेच नियम, ये नियम क्या बताता है भी आपका? मैक्सवेल का कारक पेच नियम। इस नियम के अनुसार किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार रोटेट करवाते हैं। इस नियम के अनुसार किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार रोटेट करवाते हैं कि जो पेच के आगे बढ़ने की दिशा होगी, इस प्रकार रोटेट करवाते हैं कि जो पेच के जो आगे बढ़ने की दिशा है वो धारा की दिशा को व्यक्त करे। तब जो अपने अंगुलियों को घुमाने की दिशा होगी या जो पेच के जो आगे बढ़ने की दिशा होगी वो क्या कहलाएगी? अपने चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी भी आपकी? चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन कहलाएगी। इस प्रकार से कहता है भी ये कोई पेच हो गया। इस नियम के अनुसार किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार इस प्रकार घुमाते हैं कि जो पेच के जो आगे बढ़ने की दिशा है वो धारा की दिशा को व्यक्त करें। भी किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाते हैं कि जो पेच के जो आगे बढ़ने की दिशा है वो धारा की दिशा को व्यक्त करे। तो जो अपने जो अंगुलियों की दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जो अंगुलियों की दिशा होगी वो क्या होगी भी आपकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है भी, यहाँ पे जो कोई पेच ले लिया, ये कोई क्या है भी पेच ले लिया, तो इसको रोटेट करवाते हैं इस प्रकार से। तो जो इसका जो ये होगा भी इसको रोटेट इस प्रकार से करवाते हैं, जो पेच के जो आगे बढ़ने की दिशा है वो धारा की दिशा है। तब जो इसके जो अंगुलियों के घुमाने की दिशा होगी वो चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन होगी या चुंबकीय सदिश की दिशा होगी। ठीक है, एक तो ये होता है भी आपका मैक्सवेल का कारक पेच नियम। दूसरा है आपका दाहिनी हथेली का नियम। दूसरा क्या है भी आपका? दाईं हथेली का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है भी किसी धारावाही चालक को इस नियम के अनुसार क्या होता है भी किसी धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ा जाए। किसी धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ा जाए कि आपका जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को व्यक्त करे। तब जो अंगुलियों की दिशा होगी या जो अंगुलियों की दिशा होगी वो क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अंगुलियों की दिशा क्या होगी भी आपकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो क्या बताता है भी आपका दाईं हथेली का नियम? वे यदि क्या है भी किसी धारावाही चालक को यदि किसी क्या है भी धारावाही चालक को, ये कोई धारावाही चालक हो गया, अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए, ये आपका क्या है दाहिना हाथ हो गया, इस प्रकार से पकड़ा जाए
दाहिने हाथ से क्या है भी इस प्रकार से पकड़ा जाए कि जो अंगूठा, ये जो आपका अंगूठा है, जो धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो आपकी जो अंगुलियों की डायरेक्शन होगी वो चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन होगी, इसी प्रकार से होगी। और यदि क्या है भी धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ा जाए, इस प्रकार से भी पकड़ा जा सकता है, तो यहां पे जो अंगूठा की दिशा होगी वो क्या होगी भी धारा की दिशा होगी। जो अंगूठे की दिशा होगी वो क्या होगी भी आपकी धारा की दिशा होगी। यदि क्या है भी किसी धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ा, दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ये मुड़ी हुई अंगुलियां इस प्रकार से हैं, ये आ जाएगी इधर की तरफ, तो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या है भी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। भी कहने का मतलब कोई धारावाही चालक है, यदि दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ा जाए तो अंगूठा धारा की दिशा को और जो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और यदि क्या है किसी धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ा जाए भी अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे, इस प्रकार से भी पकड़ा जा सकता है, धारा की दिशा अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, तो इस कंडीशन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी। यदि अप डायरेक्शन है तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, और यदि डाउन धारा की डायरेक्शन है तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी भी इस प्रकार से होगी। ये भी आपका दाईं हथेली का नियम। अब क्या है भी वर्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम। वर्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम, ये क्या है भी यदि दाहिने हाथ की अंगुलियां वर्तीय धारा की दिशा को व्यक्त करें तो अंगूठा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेगा। यदि क्या है भी आपका, यदि अंगुलियां क्या है भी धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। कहने का मतलब ये आपकी जो अंगुलियां हैं यदि इस प्रकार से हो तो अंगूठा क्या है भी आपका वर्तीय धाराओं के लिए, यदि धारा की डायरेक्शन आपकी इस प्रकार से हो, धारा की डायरेक्शन क्या है भी आपकी इस प्रकार से हो, बे अंदर जा रहा है फिर आ रही है, तो अंगूठा क्या होगा भी आपका चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा क्या है भी आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, वर्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम क्या है बे, यदि दाहिने हाथ की अंगुलियां वर्तीय धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। यदि अंगुलियां इस प्रकार से रोटेट हो रही है तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। यदि अंगुलियां इस प्रकार से रोटेट हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी नीचे की ओर होगी। यहाँ पे अंगुलियां क्या है भी धारा की दिशा को व्यक्त कर रही है और अंगूठा क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, वैसे क्या है भी ये जो बायो-सावर्ट का नियम है और जो आपका मैक्सवेल का कारपेच नियम है, दाईं हथेली का नियम है, वर्तीय धाराओं के लिए जो दाईं हथेली का नियम है +2 के अंदर है। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या है भी इसको ज़्यादा स्पीड से लेके क्या है भी करवा दिया, तो भी आप यहाँ पे वैसे क्लियर हो चुका होगा आपका टॉपिक, ना है तो आप क्या है भी थोड़ा सा +2 की बुक के अंदर अच्छे तरीके से देख लेना, वहाँ पे अच्छे तरीके से इसका डेरिवेशन दिया हुआ है। आगे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करते हैं भी कल वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस। आज के लिए आपका इतना है।